नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर के चौमू से आ रही एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जैतपुरा रिको स्थित फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। चौमू से दमकल गाड़ियां पहुंची हैं मौके पर और आग बुझाने का प्रयास इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चौमू से दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं मौके पर और आग पर काबू पाने का प्रयास इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर चौमू से, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि जैतपुरा रिको स्थित फैक्ट्री में आग लगी है और पशु के लिए आहार बनाने वाली यह फैक्ट्री है जिसके गोदाम में आग लगी है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का इस वक्त प्रयास जारी है। तो चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर के चौमू से, जहां पर एक गोदाम में आग लगी है और इस वक्त आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। सतवीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। सतवीर, क्या कुछ जानकारी है? आग पर किस हद तक अभी काबू पाया जा सका है और वजहें क्या रही हैं आग लगने की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैतपुरा के जो फैक्ट्री के अंदर ये आग लगी है और सूचना के बाद में 6 जो आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं दमकल की वो मौके के लिए रवाना हो गई है और आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। जयपुर से भी बड़ी आग होने के कारण जो दमकल है वो पहुंची है। जैतपुरा रिको एरिया के अंदर ये जो फैक्ट्री है जहां पर पशु आहार ये बनाने का जो गोदाम है वहां पर ये आग लगी है। सूचना के बाद में आधा दर्जन गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गई है। आग लगने का फिलहाल अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से आग ने अभी तक विकराल रूप धारण किया है उसके बाद में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो टैंकरों से जो टैंकर है उनसे भी पानी लाया जा रहा है क्योंकि आग है वो अभी धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। पशु आहार बनाने की जो गोदाम है वहां पर ये जो गोदाम है वहां पर ये आग लगी थी। टोटल जो चारा है, जो पशु आहार की बोरियां हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे जलती हुई जा रही है। धीरे जो आग है वो भी फैल रही है, लेकिन जो दमकल कर्मी है उनका कहना है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता दें, जैतपुरा रिको स्थित एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगी है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावटी मावे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 6000 किलो मिलावटी मेवा पकड़ा गया है। मोती डुंगरी थाना पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है। टीम ने मावे के 6 सैंपल लिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, मिलावटी मावे जब्त किए गए। तकरीबन 6000 किलो मिलावटी मेवा जब्त किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मिलावटी मावे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो आपको बता दें कि जैसे ही पर्व त्योहार आने शुरू होते हैं इस तरीके से मिलावटी मावे बाजारों में आने लगते हैं और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है क्योंकि रक्षाबंधन काफी नजदीक है और इन्हीं पर्व त्योहारों में इनका बाजारों में आना शुरू हो जाता है। वहीं आज अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। पुष्कर में सीएम राजे अस्थियां विसर्जित करेंगी। मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी उनके साथ रहेंगे। दूसरा कलश कोटा की चंबल नदी में प्रवाहित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी भी वहां पे शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि अटल जी की अस्थियों का आज विसर्जन किया जाएगा। कल दिल्ली से अस्थियां लेकर जयपुर पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
मदन लाल सैनी, उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रिसीव किया था और बीजेपी मुख्यालय ले जाया गया अस्थि कलश को, जहां पर लोगों ने दर्शन किए। और आज सबसे पहले आपको बता दें कि 2 जगहों पर 3 अस्थि कलश लाए गए हैं, जिनमें से आज पुष्कर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में एक कलश से अस्थियां विसर्जित की जाएंगी, जबकि दूसरा कलश जो है वो चंबल नदी में प्रवाहित किया जाएगा। तो इस वक्त अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अभिजीत, कब वहां कार्यक्रम है और कब अस्थियां विसर्जित की जाएंगी पुष्कर सरोवर में? खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगी। जी अभिषेक, बिल्कुल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पुष्कर आएंगी अटल जी के अस्थियों के विसर्जन के इस कार्यक्रम में। और ये जो अस्थि है, मंत्री अरुण चतुर्वेदी जयपुर से रवाना होंगे, सड़क मार्ग के जरिए ये जयपुर से रवाना होगी और नागौर के रास्ते होते हुए ये शाम को करीब 4 बजे पुष्कर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोपहर 3:30 बजे जयपुर से रवाना होंगी और 4 बजे पुष्कर हेलीपैड पहुंचेंगी। यहाँ से पुष्कर के बाजारों में जो है इस जन श्रद्धांजलि के रूप में अटल जी की अस्थियों को लेकर पुष्कर के बाजारों में निकला जाएगा, जहां पर जन मानस जो है वो अटल जी को अपने अंतिम विदाई देगा, श्रद्धांजलि स्वरूप देगा। और गऊ घाट पर शाम करीब 4:30 बजे बताया गया है कि गऊ घाट पर ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अटल जी की अस्थियों को पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जित करेंगी और फिर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। एक दूसरी जो अस्थि कलश यात्रा है जो बांसवाड़ा के लिए जाएगी, जिसको चुन्नीलाल गरासिया जो है वो लेकर रवाना होंगे। वो अस्थि जो है वो करीब दोपहर 1:30 बजे जयपुर से होते हुए किशनगढ़ होते हुए अजमेर शहर में प्रवेश करेगी और करीब अजमेर शहर से होते हुए वाया नसीराबाद भीलवाड़ा होते हुए बांसवाड़ा के लिए रवाना होगी। तो ये 2 अस्थि कलश जो है अटल जी की वो अजमेर जिले में प्रवेश करेंगी। आज एक का अस्थि विसर्जन पुष्कर में होगा और दूसरी का माही में होगा, जो अजमेर शहर को होते हुए निकलेगी। तो आज जो है अटल जी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अस्थियों को नमन करने के लिए शहरवासी उमड़ेंगे और पुष्कर में गऊ घाट पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री राजे भी बिल्कुल। अभिजीत, काफी भावुक पल भी ये रहा है और कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा है कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? वो किस तरीके से अटल जी को याद कर रहे हैं? अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अस्थियां जो हैं अटल जी की वो उनके शहर पहुंच रही है, अजमेर पहुंच रही हैं, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अटल जी का खासतौर से अजमेर जिले पर से काफी लगाव रहा है। उन्होंने पुष्कर की यात्राएं की हैं, सरोवर के दर्शन किए हैं। अजमेर में गरीब नवाज की बारगाह में वो 2-3 बार आए हैं। राजस्थान में जो पासपोर्ट कार्यालय स्थापित हुआ है ये अटल जी की ही देन है। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी और वो विदेश मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को जियारत कराने के लिए अटल जी दरगाह शरीफ पहुंचे थे और यहाँ पर कई खादिमों ने अटल जी के सामने ये समस्या रखी थी कि बंटवारे के बाद उनके कई रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान में बस गए हैं और उनसे मुलाकात के लिए उन्हें काफी दिक्कतें होती है, पासपोर्ट के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बतौर विदेश मंत्री रहते हुए 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दरगाह के पायंती दरवाजे से ही इस बात का ऐलान किया था कि अगले 1 साल में राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालय बनेगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को इस बात के लिए ताकीद भी किया था और ठीक 1 साल के भीतर ही राजस्थान में अभिजीत, जयपुर में पासपोर्ट। अगर देखा जाए तो देश का कोई ऐसा हिस्सा ही नहीं है जहां अटल जी से जुड़ी हुई कोई कहानी ना हो और ऐसी ही कई सारी कहानियां अजमेर से भी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम अपडेट के लिए। इससे पहले अटल जी की अस्थियां कल जयपुर लाई गई। एयरपोर्ट से खुली जीप में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई जो बीजेपी कार्यालय तक पहुंची। वहीं आज तक लोग अपने प्रिय नेता की अस्थियों के दर्शन कर सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां जयपुर लाई गईं। प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी और मंत्री अरुण चतुर्वेदी दिल्ली से अस्थि कलश लेकर विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अस्थि कलश लेने खुद एयरपोर्ट पहुंची थी। इसके बाद अस्थि कलश भाजपा कार्यालय रवाना हुए। रास्ते में आम जनता ने अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा की। सुबह तक बीजेपी कार्यालय में लोग अस्थि कलश के दर्शन कर सकेंगे।
इसके बाद पुष्कर, चंबल और बेणेश्वर धाम के लिए अस्थि कलश रवाना हो जाएंगे। एक पुष्कर में जहां मैं स्वयं लेकर जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी विसर्जन के समय वहाँ रहेंगी। दूसरा चंबल कोटा, जिसको प्रभुलाल जी सैनी और ओम बिरला जी लेकर जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी विसर्जन के समय शाम को रहेंगे। तीसरा गुलाब कटारिया जी विसर्जन के समय वेणेश्वर धाम में रहेंगे। सुबह रवाना होकर 25 को वहाँ पहुँचेगा। बीच में वासुदेव जी देवनानी, अनीता बघेल जी, किरण माहेश्वरी जी, कालूलाल जी गुर्जर, शिवकांत कृपलानी जी अलग अलग चरण में से या रथ के साथ रहेंगे और विसर्जन के समय गुलाब कटारिया जी वहाँ रहेंगे। वसुंधरा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कई योजनाओं के नामकरण की तैयारी में है। मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि प्रदेश के तमाम स्वायत्त शासन निकायों में अटल जी के सम्मान में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को महान व्यक्तित्व बताया। अटल जी भी धार्मिक व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी की धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी है, तो उनके अस्थि कलश धार्मिक स्थान पर प्रवाहित होंगे तो निश्चित रूप से उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। लाखों लोग उससे जुड़ेंगे। उनके बताए पर रास्ते पर चलने का प्रयास हम लोग करेंगे। अटल जी का व्यक्तित्व जो है वो बहुआयामी है। मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की डिक्शनरी का कोई भी अच्छा शब्द अगर अटल जी के लिए प्रयोग किया जाए तो एक तरह से वो उसके लिए बिल्कुल फिट होता है। मैं ये सोच सकता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व जिसमें इतनी विशेषताएं भगवान ने एक साथ दी हो, ऐसी गिनी चुनी कोई विभूतियां इस धरती पर आती है, ये व्यक्ति वैसा ही था। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही चले गए हैं, लेकिन भारत की जनता के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से, जहां पर निजी बस और कंटेनर की टक्कर हुई है। बस सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 8 यात्री घायल हुए हैं। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर टपरिया खेड़ी की यह घटना है, जहां पर बस और कंटेनर की टक्कर हुई है और इसमें 2 बस सवार यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 8 यात्री घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बस और कंटेनर की टक्कर हुई है और इसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में टेक्नो हब सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। भामाशाह टेक्नो हब सेंटर का आज उद्घाटन होगा। सीएम राजे सेंटर का उद्घाटन करेंगी। झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर टेक्नो हब सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों किया जाएगा। भामाशाह टेक्नो हब सेंटर, और ये आपको बता दें कि सीएम राजे आज इसका उद्घाटन करेंगी। झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में इसका कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नागौर की थांवला पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। मामले में पीड़ित ने कोर्ट में पेश किया है परिवाद, और आपको बता दें कि नागौर थांवला पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मारपीट के ये आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद मामले में पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद पेश किया है। तो कोर्ट ने डेगाना डिप्टी को जांच सौंप दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। थांवला पुलिस जिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और इसी को लेकर के जो पीड़ित है उसने कोर्ट में परिवाद पेश किया है। और डेगाना डिप्टी को इसके लिए जांच सौंपी गई है। कोर्ट ने ये जांच का जिम्मा दिया है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित के साथ मारपीट के निशान जो हैं वो पीड़ित के शरीर पर रहे, और फिलहाल कोर्ट ने डेगाना डिप्टी को इसके लिए जांच सौंप दी है। महेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। महेंद्र, इस मामले को आपसे जरा समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? अभिषेक, ये कुछ दिन पहले की घटना है, जब 2 लोग थावड़ा थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को रुकवाया गया और जो कागजात चेक करने के नाम पर उनको रोका था। दोनों के पास कागज नहीं थे, तो इसी दौरान
जो पुलिस की एक जो सिपाही है वो किसी दूसरे बाइक चालक से किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे, तो उन्हें वो जो गाड़ी के दोनों चालक और उसका मालिक है वो देखने लगे थे। इसी को लेकर विवाद हुआ कि आप उधर क्यों देख रहे हो। छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि एक सिपाही की ये सामने आ रहा मोटा मोटी की सिपाही की जो वर्दी है वो फट गई थी। उसके बाद इन दोनों जो परिवादी है और उसका चालक है, दोनों को पुलिस थाने लेकर आई थी और इसको जबरदस्त उनके साथ मारपीट की थी। कई दिनों तक ये लोग यहाँ के जो लोकल अधिकारी है उनके पास भटकते रहे कि कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। आखिरकार जब पुलिस की तरफ से कोई इनको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर इन्होंने डेगड़ा एसडीएम की यहाँ परिवार पेश किया और डेगड़ा एसडीएम ने अब 202 के तहत जो डेगड़ा के डिप्टी है बनवारी लाल मीणा उनको जांच के आदेश दिए हैं। अब जो डेगड़ा के सीओ है उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले का पूरा अनुसंधान करेंगे। जो थावड़ा के एएसआई है और अन्य पुलिसकर्मी है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने संगीन मारपीट की है और इसका एक ऑडियो भी। तो अब ये जांच का विषय है और फिलहाल जांच सौंपी गई है, देखना अहम होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए फर्जी मतदाताओं के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सत्यापन भी शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत की माने तो प्रदेश में इस साल 75 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली जाकर चुनाव आयोग से 45 लाख फर्जी मतदाताओं की शिकायत की थी। यहाँ पे जिनको दोबारा से दिखवाया जाए कि यहाँ पे डुप्लीकेट मतदाता हो सकते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इमीडिएटली हमने 15 तारीख को ही इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए थे, जो कि कमीशन से हमें मिले थे, कि इन सभी दावे और आपत्तियों को जो कि कांग्रेस ने हमें फाइल करके दिया है उन सबको वेरीफाई कराया जाए और अगर कहीं पे कोई डुप्लीकेट वोटर मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके नाम को डिलीट किया। सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में फुल कमीशन की इस महीने के अंत तक जयपुर का दौरा कर सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले आयोग इसी तरह सभी चुनाव वाले राज्यों का दौरा करता है, इसलिए आयोग का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। फुल कमीशन के दौरे को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने प्रदेश के सभी नोडल अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया है और प्रदेश के सभी नोडल अधिकारियों को अवैध शराब की रोकथाम, टोल नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और शराब की दुकानों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फर्जी मतदाताओं के सत्यापन का काम तेजी से करने के भी निर्देश दिए हैं। एशियन गेम्स 2018 में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट का राजस्थान से भी खास कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट इन दिनों एशियन गेम्स 2018 में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर चर्चाओं में है। विनेश ने मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, लेकिन क्या आप जानते हैं विनेश का राजस्थान की चूरू से भी एक खास कनेक्शन है। जी हां, विनेश के पदक जीतने के बाद से रतनगढ़ तहसील के हामूसर गांव में खुशी की लहर है और गांव में रह रहे विनेश के ताऊ राजेंद्र फोगाट को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 8वीं तक के बाद में वो गाँव चले गया, वहाँ उन्होंने 10वीं में एडमिशन 9वीं एडमिशन यहाँ पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने सोचा भाई इसको जो है ना अखाड़े के अंदर भेजा जाए। मैंने उसको जो है ना मास्टर चंद राम अखाड़े के अंदर भेज दिया। वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली तो अच्छा प्रैक्टिस थी उसकी। इसकी बात बता दूं कि वो यहाँ पर अंडर 14 के लड़कों लड़कियों के कबड्डी के मैच थे आमूसर में स्कूली,
तो अशोक जी उस समय विधायक थे, अशोक कुमार जी पिंचा साहब, तो कहे यार ये विनय सर ये ऋतु ये इतनी कमजोर है, ये पतली पतली, ये क्या मेडल लाएंगे, इनको क्यों कुश्ती में, मगर सर ये देश का नाम रोशन करेंगे। तो आज उनको भी बड़ी खुशी हो रही है कि वास्तव में इन्होंने इतनी मेहनत करके आज नाम रोशन किया है। तो बहुत ही आज पूरा देश आनंदित है। अपने शुरुआती दिनों में विनेश ने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी विनेश का कुश्ती से लगाव कभी कम नहीं हुआ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विनेश के खेल में सुधार आता गया। वहीं अब विनेश की इस शानदार सफलता को देखने के बाद गांव के और भी बच्चे उनके जैसा बनना चाहते हैं। जब केवल 8 साल की थी तो पिता अंकल जी का देहांत हो गया था। पूरा परिवार है वो शोक में डूब गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारा प्रयास है वो चलता रहा। और हमारा जो परिवार है कुश्ती और कबड्डी में है, क्योंकि हमारे दादाजी थे वो भी एक नामी पहलवान थे। तो इस प्रकार से हमारी जो 4-5 पीढ़ियां हैं वो लगातार हमारे परिवार में एक दूसरे कोच निकल रहे हैं। इसके आने के बाद में तो बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है लड़कों के अंदर। जैसे वो टाइम का भी पूरा बता देती है विवरण की कैसे कैसे इंडिया कैंप के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है, कैसे कैसे, उससे हमें बहुत सी अलग चीज़ें वो सीखने को मिलती है। आखिरकार मुश्किल समय में भी विनेश ने कभी हार नहीं मानी और उसका ही ये नतीजा रहा कि आज विनेश ने फोगाट परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम कुश्ती में फिर से रोशन किया है। साथ ही बता दिया कि अगर मन में कुछ करने की ललक हो तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।